नमस्कार, गांव गांव खबर खबर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव, कस्बों और दूर दराज के इलाकों की खबरें। आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कैसे हवा में फैल रहा है जहर जो ले रहा है लोगों की जान, कहां हुई थाने में शादी और आधार कार्ड से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास बुलेटिन गांव गांव खबर खबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इसकी वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि आधार कहां जरूरी है और कहां पर जरूरी नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मोबाइल फोन को आधार से लिंक नहीं किया जा सकता है। और आइए आपको बताते हैं कि आधार कहां जरूरी है और कहां पर जरूरी आधार कार्ड नहीं है। पैन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जरूरी है। सरकार की लाभकारी योजना और सब्सिडी योजना पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। और अब आपको बताते हैं कहां पर जरूरी नहीं है आधार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं है। सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां, ई कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और अन्य तरह के संस्थान के लिए आधार की मांग नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड की, जहां पर बिजली उत्पादन के लिए बने थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण ने झांसी वासियों का जीना दूभर कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पारीछा गांव पर प्रदूषण का प्रहार, थर्मल पावर प्लांट ने किया जीना दुश्वार। ग्रामीणों पर बरपा है बीमारी का कहर, हवा में फैला है राख वाला जहर। थर्मल पावर प्लांट की बड़ी सी चिमनी से लगातार निकल रही राख और धुआं आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। गांव में रहने वाले लोग फेफड़े, कैंसर और सांस की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। प्लांट की लोगों के रग रग में जाकर रोग को जन्म दे रही है। लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्लांट से निकली राख हवा में उड़कर पास के गांव पहुंचती है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये राख से हो गया, भैंसें इधर नदी में आती हैं और हम लोग निकालते हैं तो खुजली होती है। कितने ऐसे और लोग हैं, कोई दिक्कत है? कई लोग हैं ऐसे गाँव। 80-90%। तो क्या ये बीमारी है? हाँ, खुजली होती है, खुजाते हैं। राख से होती है? राख से। क्या क्या समस्याएं होती है बीमारी से आपको? और हमको खुजली होती है, राख से रोटी नहीं खा पा रहे, सब्जी नहीं खा पा रहे, राख परेशान है। और बीमारी बढ़ रही। हाँ, बीमारी बढ़ रही, श्वास छूटती है। देखिए, ये जो डैम है ये पूर्णतः भर चुका है और अब ये भरने के उपरांत हमारे गांव में काफ़ी राख उड़ती है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि हवा चल रही है तभी राख उड़ रही है। गर्मियों तो हम लोग रह नहीं पाते गाँव में। राख हवा में मिलकर सांसों के रास्ते लोगों के फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें मौत की कगार पर पहुंचा रही है। प्लांट के आसपास की फिजा में सिर्फ राख ही राख है, जिसने जीवन को ही दूषित कर दिया है। डॉक्टर भी राख को खतरनाक मानते हैं, वहीं डीएम समस्या के निराकरण की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है क्योंकि सांस के थ्रू वो हमारे लंग्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है और अगर बहुत देर तक, बहुत दिनों तक जाती रहे, उसके हम सांस ले रहे हैं ऐसे वातावरण में, तो हमारे लंग्स में जमा होती है, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो कम होती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी को कम मिलेगी तो हमारे सारे ऑर्गन्स को कम मिलेगी, ऑर्गन्स की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पारीछा थर्मल पावर प्लांट की एक शिकायत कुछ ग्रामवासियों ने की थी वहाँ पे कि राख जो है उसको नदी में प्रवाहित किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा और पोल्यूशन से वहाँ की फसलें खराब हुई और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी थे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी थे। उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी कि वहाँ पे जो मानक हैं, विभागीय मानक, उनका अनुपालन हो रहा है। केवल राख जो गलत तरीके से उन्होंने विसर्जित की थी उसको उनके द्वारा वहाँ से हटा भी लिया गया है।
बताया जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट के आसपास के वायुमंडल में 750 से 800 तक RSPM यानी रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पाए जा रहे हैं, जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। सवाल ये है कि आखिर कब तक आसपास के लोगों को इस प्रदूषण भरे माहौल से मुक्ति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं में बुखार का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे प्रभावित हैं। सरकारी अस्पताल में बुखार पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सक बदलते मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखने के निर्देश दे रहे हैं। मलेरिया और डेंगू पीड़ितों के लिए अस्पतालों में अलग से व्यवस्था की गई है। मरीजों को अस्पताल की ओर से जांच की सुविधा और मुफ्त में दवा भी मुहैया कराई जा रही है। बच्चों के डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के आसपास सफाई, बदलते मौसम में ठंड से बचाव और उनके हमेशा कपड़े ढक कर रखें ताकि उन्हें मच्छर नहीं काट सके। वो ठंड से ग्रसित है, इसलिए जो है क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे बच्चों को, खासतौर से छोटे बच्चों को थोड़ा ठंड से बचाव करना चाहिए। ढक के रखें, सफाई का ध्यान रखें। आपात स्थिति के लिए बनाए गए सीतापुर के ट्रॉमा सेंटर में आकस्मिक सेवाएं 1 साल के बाद भी शुरू नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दुर्घटना के बाद इलाज नहीं मिल पा रहा है और मरीज लखनऊ पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो उन्होंने मैन पावर के लिए शासन को पत्र लिखा है और ट्रॉमा सेंटर जल्द शुरू करने की मांग की गई है। तो हम लोगों ने देखा कि ट्रॉमा सेंटर मई 2017 में हैंडओवर हो चुका है। उसका लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसमें एक स्टाफ, मानव संसाधन हमारा उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही। दूसरा, कुछ सामान जो आना है, उपकरण आने हैं, तो लखनऊ से प्रसिद्ध होते आने हैं, तो वो अभी नहीं आ पाए। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी पत्र शासन को लिखा गया, हम लोगों की तरफ से लिखी गई। कुछ सामान पूर्व में थोड़ा बहुत इसका जरूर आया, वो स्टोर में पड़ा हुआ है। सामान्य से सामान जो स्थानीय बजट के अंदर था, इसमें सामान की लिस्ट में पत्र नहीं है इसमें, लेकिन जो उपकरण जिससे चलाया जाना है और मानव संपदा, मानव संसाधन की नियुक्ति नहीं, ये स्टेज चालू है। जबकि लखनऊ का नेशनल हाईवे महज 1 किलोमीटर के नज़दीक है इस ट्रामा सेंटर सीतापुर से। 1 साल से भी अधिक वक्त हो चुका है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं दिखाई देते हैं। बिल्डिंग बन के तैयार है, मरीजों का इंतजार कर रही है। कैमरामैन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ हिमांशु पुरी, न्यूज़ 18 सीतापुर। गोरखपुर में बारिश के अभाव में खेतों में किसान की धान की फसल सूख रही है। प्राइवेट नलकूपों और पंप सेट से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धान की फसल सूखती जा रही है। महंगे खाद और बीज की वजह से पहले ही किसानों की कमर टूटी हुई है। ऊपर से साल प्रकृति भी किसानों का साथ नहीं दे रही है, इसकी वजह से किसान खासे परेशान हैं। ये है कि वो जब बारिश होती थी धान की फसल में अच्छा फायदा होता था, और इस बार तो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है कि होगा। और उसी से ठंडक से शुरुआत होती थी, इस बार देख रहे हैं ठंड भी देर में पड़ेगी। यही है, आज तक भगवान बनाए हैं, अब तो एकदम सूखा पड़ गए, फूटे के समय आ गए, नुकसान है सब। अब कैसे पानी भी महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है, कैसे हम लोग के जिएंगे बाल बच्चे। बारिश से कहीं राहत है तो बारिश कहीं आफत बनकर बरस रही है। आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कैसे बारिश किसानों की कमर तोड़ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर भारत में हो रही बारिश जहां पहाड़ों पर कहर बरपा रही है, तो वहीं ये बारिश वेस्ट यूपी के किसानों के लिए आफत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश से वेस्ट यूपी के कई जिलों में किसान परेशान हैं। उनकी फसल पानी की भेंट चढ़ गई है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मेरठ की है तो दूसरी तस्वीर हापुड़ की। खेत में धान की फसल लगी है, लेकिन बारिश ने इन फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कहीं फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है तो कहीं बारिश के धान के पौधे जमीन पर पड़े हैं। जो गेहूँ पैदा गेहूँ हुआ वो सब इन खेती में लगा दिया, बच्चे भूखे मरेंगे, क्या होगा? लो बताओ, कहाँ से लावे? सारी फसल बर्बाद है, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लगा होगा, क्या बच्चे खाओगे? अपने खून पसीने की कमाई को इस तरह पानी में डूबता देख किसान परेशान हैं।
और मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों तक बारिश से निजात मिलने की उम्मीद कम है। हमारा 6 बीघे खेत है जी, सब फुल लोटी पड़ी है, पानी में फसल डूबी हुई है और हम बड़े परेशान हैं। हमारे पास तो यही जरिया है और कोई जरिया नहीं है हमारे पास, और हमारे जो लागत लगाई वे भी हमारी ठप होगी। ले दे के पैसा हमने लगा पूंजी में, सब बेकार हो गया जी। सितंबर के आखिर में हो रही इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वहीं अब उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद है। मेरठ से उमेश और हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल से निकला जहरीला पानी लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है और मिल प्रबंधन के साथ स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। हमारी इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए। शुगर मिल के वेस्ट वाटर से बढ़ी बीमारी, मिल का दूषित जल जान पर भारी, शीरा युक्त पानी से फैल रही महामारी। खीरी के गोविंद शुगर फैक्ट्री के आसपास जहां तक नजर जाती है वहां तक गंदे पानी का तालाब नजर आता है। शीरा युक्त दूषित और काले पानी से निकलने वाली जहरीली गैस इलाके के लोगों को बीमार कर रही है। पानी से फैले संक्रमण की वजह से अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मिल प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। गोविंद शुगर मिल के खिलाफ जो शिकायत आई थी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जांच कराई थी और जांच में कतिपय अनियमितताएं पाई गई, जिसके आधार पर उनके ऊपर 50,000 रुपये की पेनल्टी दी गई और अग्रिम आदेश तक शुगर मिल के ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अपने आप में बहुत कठोर कार्रवाई है। इसके अलावा उसका क्या इम्पैक्ट है वहाँ के सॉइल पर, वहाँ के लोगों के जनजीवन पर, इसका इम्पैक्ट स्टडी कराया जा रहा है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषित पानी में मलेरिया फैलाने वाले मादा एनोफिल मच्छर पल रहे हैं। इलाके के लोग लगातार डेंगू और मलेरिया से पीड़ित हैं। उसके बावजूद भी फैक्ट्री से लगातार शीरा युक्त सड़ा हुआ जहरीला पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। हालांकि ईसानगर पुलिस ने लापरवाही के आरोप में फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रबंधक गोविंद शुगर मिल के खिलाफ धारा 270 आईपीसी 279 427 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वाटर है जिसको पीकर लोग बताते हैं कि मृत्यु हुई है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। परीक्षण के परिणाम आने के बाद नियमानुसार धाराओं में वृद्धि करके वैधानिक कार्रवाई। वैसे तो शुगर मिल से निकलने वाली चीनी लोगों के दैनिक जीवन में मिठास घोलती है, लेकिन लापरवाही की वजह से फैक्ट्री के चारों ओर फैला दूषित पानी स्थानीय लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। रामनगर के नंदपुर, रूपपुर समेत दर्जनों गांव के लोग इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यहां अधिक वोल्टेज के चलते मोटरें काम नहीं कर पा रही हैं, इसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों की मांग है कि उनके क्षेत्र में शीघ्र पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उधर जल संस्थान के अधिकारी भी मान रहे हैं कि इन गांवों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग से बातचीत की है। विद्युत विभाग ने जल्द वोल्टेज में काबू पाने का आश्वासन दिया है। चंपावत से खबर है। चंपावत के राजीव नवोदय विद्यालय को देहरादून शिफ्ट करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या है ये पूरा मसला, देखिए हमारी रिपोर्ट। ये चंपावत के लोहाघाट स्थित छमनिया का राजीव नवोदय विद्यालय है, जिसको अब शिक्षा विभाग द्वारा देहरादून शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार को अगर नवोदय विद्यालय को दून ही शिफ्ट करना था तो जनता की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया। खुद नवोदय विद्यालय के प्राचार्य इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब तक 15 करोड़ में से 8 करोड़ की रकम भवन निर्माण में खर्च की जा चुकी है। निर्माण निगम को विभाग द्वारा 7 करोड़ 90 लाख रुपया पेमेंट कर दिया गया है। अवशेष अभी 7 लाख और 50,000 अभी अवशेष इनका है। बजट के अभाव में इन्होंने 2014 से कार्य जो है ठप पड़ा है। चंपावत ही नहीं, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर के नवोदय विद्यालयों को भी शिफ्ट करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
इससे छात्रों के चयन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इधर नवोदय विद्यालय के शिफ्टिंग से छात्रों और अभिभावकों में रोष है। नाराज अभिभावकों ने सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर नाराजगी जाहिर की है। विद्यालय इतनी दूर अगर शिफ्ट होता है तो हम इस पे फिर बच्चों को नहीं भेज पाएंगे इतनी दूर, तो बच्चों को फिर हमें विद्यालय से निकालना ही पड़ेगा। चंपावत के राजीव नवोदय विद्यालय के साथ साथ अन्य 5 जिलों के बच्चों को जो सरकार की मंशा है कि देहरादून शिफ्ट कर दें, इसका हम सारे अभिभावक ने मिलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लोहाघाट सहित अन्य 5 जिलों के राजीव नवोदय विद्यालयों को देहरादून शिफ्ट करने से जहां छात्रों के चयन की प्रक्रिया प्रभावित होगी, वहीं 40 से ज्यादा संविदा शिक्षकों का भविष्य भी अधर में लटकेगा, जबकि सरकार द्वारा खर्च की गई करोड़ों की लागत से बने विद्यालय सफेद हाथी बनकर रह जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने खाली पड़े गांव के विकास करने का निर्णय लिया है, लेकिन क्या सिर्फ गांव को विकसित करने से सरकार की मंशा पूरी हो जाएगी? जाहिर बात है, स्पष्ट नीति और दूरगामी सोच के अभाव में सरकार के फैसले पर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। खाली पड़े गांव होंगे आबाद, पौड़ी जिले से होगी शुरुआत। पहले चरण में 30 गांव होंगे विकसित। उत्तराखंड में खाली पड़े गांवों को आबाद करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। पहले चरण में 30 गांवों को आबाद किया जाएगा और उसकी शुरुआत पौड़ी जिले से होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गांव की स्थिति को देखते हुए अधिग्रहण किया जाएगा। हमने कहा कि ऐसे गांवों का आप चयन करें जहां पर जो बहुत ज़रूरी सुविधा है वो वहां पर उपलब्ध है या नहीं है, उसकी जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह का पर्यटन वहाँ पर विकसित किया जा सकता है, वहाँ पर कितनी भूमि हमारे पास उपलब्ध है जिस पर हम डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। देखिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए करेंगे, है ना, वो होगा। वो अभी हम 30 गांव से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी ही आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। 30 गांव से स्टार्ट कर रहे हैं, आज भी उस पर चर्चा हुई है। खाली पड़े गांवों को विकसित करने के लिए सरकार भले ही फैसला कर चुकी है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले के हक में नहीं है। उनका कहना है कि जब पहाड़ के कस्बे सुरक्षित नहीं है तो गाँव का क्या हाल होगा, और क्या गारंटी है कि 700 गाँव खाली होने के बाद कोई दूसरा गाँव खाली नहीं होगा। तो मैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि मानवीय पक्ष को और पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए जो 250 मीटर कृषि भूमि की खरीद फरोख्त आउटसाइड उत्तराखंडी को है, उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं, तभी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। नहीं तो आज 700 गांव 1000 गांव खाली हुए हैं, कल 1500 होंगे, 2000 किन को अधिकृत करते रहेंगे आप, और किसके लिए करेंगे? साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बीते 10 सालों में 1,18,000 लोगों ने स्थायी रूप से उत्तराखंड के 4000 गांव छोड़ दिए। तो सवाल है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष BS नेगी जिन गांवों के विकास करने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उन गांवों में आखिर कितने लोग लौटेंगे? और सवाल यह भी है कि अगर गांवों में इतना विकास पहले हुआ होता तो लोग गांव छोड़कर जाते क्यों? ऐसे में अब देखना होगा कि 2021 की जनगणना तक यहां की सरकार और पलायन आयोग कितने लोगों को वापस उत्तराखंड लेकर आ पाता है। गोरखपुर में गगहा थाने के थानेदार ने एक प्रेमी युगल की मंदिर में शादी कराकर अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल इस प्रेमी युगल के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। युवती युवक के घर पहुंच गई। इसके बाद युवक के पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने प्रेमी युगल के परिजनों को थाने में बुलाया और दोनों परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों को शादी के लिए राजी करवाया और थाने परिसर में स्थित मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। कुशमोरा खुर्द का लड़का था जी, और चवरिया गांव की लड़की थी। दोनों बालिग थे। आपस में इन लोगों में कोई संबंध था और दोनों परिवारों की रजामंदी से आज मंदिर प्रांगण में इन दोनों की शादी। बुलंदशहर में स्थित महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती जा रही है। यहां 70 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है ताकि शिव भक्तों को एक ही जगह सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिल सके।
इस सिद्ध महापीठ का निर्माण कराने वाले संत मंजीत धर्मध्वज ने बताया है कि उन्होंने भगवान शिव की दिव्य प्रेरणा से इसका निर्माण कराया है और पूरे देश के तीर्थ स्थलों की ऊर्जा का वास इस मंदिर में है। इसके दर्शन से भक्तों का कल्याण होता है। हम लोग यहाँ पास के गांव में टीचिंग करते हैं। हमने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है। हमारा भी मन करता है इस मंदिर में जाकर दर्शन करें और यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है, दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा है और हम चाहते हैं सभी लोग इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आए। दिव्य प्रेरणा के तहत पूरे भारतवर्ष में जो सिद्ध पीठ हैं उनकी रज, कुंडों, सरोवरों, समुद्रों का जल और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों से 12 शिवलिंग स्पर्श करा के दुनिया की सबसे दुर्गम यात्राओं में शुमार कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न हो गई। इस साल पारंपरिक पैदल यात्रा मार्ग बंद होने के चलते यात्रियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से मानसरोवर के दर्शन किए। इस साल की विश्व प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा सकुशल संपन्न हो गई है। इस बार भी 18 दलों ने पवित्र कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए। इस साल कुल 892 यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के दर्शन को गए, जिनमें 672 पुरुष और 220 महिलाएं शामिल थीं। इस साल 18 बैच गए थे, जिसमें कुल 892 यात्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दर्शन किए, जिसमें 672 पुरुष और 220 महिलाएं शामिल थी। पहले दल को छोड़ दें तो शेष सभी दलों को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। पारंपरिक यात्रा मार्ग बाधित होने से यात्रियों को पिथौरागढ़ से गुंजी तक हेली की मदद से पहुंचाया गया। इस बार यात्री दलों को अपने पड़ाव में भी रुकना पड़ा। बावजूद इसके यात्रियों के उत्साह में कमी नहीं आई। लिपु लेक क्रॉस करके चाइना पहुंचे तो चाइना में भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सब जगह काफ़ी स्वागत हुआ, काफ़ी अच्छे से सहयोग मिला। चाइनीज़ पोर्टर्स, पोनीज, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था लेकिन वो उससे भी अच्छे ही निकले। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता दो देशों के बीच में संबंध स्थापित करने का। बहरहाल यात्रा में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से जहां KMVN को खासा नुकसान हुआ, वहीं यात्रियों को पारंपरिक मार्ग के सौंदर्य से भी महरूम होना पड़ा। इतना ही नहीं, यात्रा से जुड़े पोनी पोर्टर्स को भी मौसमी रोजगार से वंचित रहना पड़ा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल तक पैदल यात्रा मार्ग तैयार हो जाएगा और यात्रा गुजरे साल की तरह संचालित हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूपी, ट्विटर हैंडल है @news18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।